इमोशनल ट्रॉमा या क्रोनिक स्ट्रेस जो इंसुलिन फंक्शंस है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा और ये कॉन्स्टेंटली ब्लड में शुगर को इंक्रीज रखेगा। जो बच्चे शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उन लोगों की मेमोरी काफी वीक रहती है। शुगर का जो एडिक्शन करने की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट मॉर्फिन जितनी कैपेसिटी है। मतलब इट्स लाइक कोकेन, हीरोइन। 3-4 डेकेड से शुगर बढ़ा है, उसका रीजन है कि इंडिया में सीड बेस्ड ऑयल आने लग गए। उससे पहले हम लोग घी वगैरह खाते थे। तो हमेशा रसोई में मल्टीपल ऑयल्स रखिए, बट फंडामेंटल रूल रहता है कि ऑयल का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। बच्चों में आजकल ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनके लिए क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं इन 3 फूड्स का? एक चॉकलेट्स, सोडाज या कोल्ड ड्रिंक्स एंड देन बर्गर, पिज़्ज़ास। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से सो साइंटी टॉक में। अक्सर हम बात करते हैं डिप्रेशंस की, एंग्जाइटीज की, लेकिन कहीं ना कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो काफ़ी बीमारियां सुनने को मिलती हैं कि हर तीसरे बंदे को कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो रही है। लेकिन एक बीमारी जो छोटेपन से शुरू होती है और वो शुरू भी ऐसी होती है कि इसके अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ ना तो भारत में शुगर से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड कोई बीमारियां इतनी बड़ी हवा थी नहीं बिफोर 19th सेंचुरी। एक मैं किसी की बात सुन रहा था और वो ये कह रहा था कि भुट्टा जो है वो अमेरिका से आया, टमाटर जो है वो पुर्तगाल से आया। तो हिंदुस्तान में तो उनके हिसाब से कुछ था ही नहीं। लेकिन ऐसे बुद्धूजीवियों को, मैं बुद्धूजीवी कहता हूँ, बुद्धिजीवी नहीं, उसका कारण देता हूँ कि अंग्रेज आए, आप पे 250 साल राज करके गए। उससे पहले मुगल आए, तुर्क आए, लोधी आए, गजनबी आया। वो तो हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं, बस ऐसे ही घूमने फिरने आ रहे थे और लोगों को मार रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। ये भुट्टे की बात करता हूँ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, यह भुट्टा। महाभारत में ना एक प्रसंग आता है जहां पर विदुर के घर जाकर कृष्ण जी सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं, और दुर्योधन के यहाँ पे वो पकवान नहीं खाते जब वो एक दूत बनकर आए हुए थे। तो हमारी हिस्ट्री तक में लिखा हुआ है भुट्टा, लेकिन इनको सिर्फ अंग्रेजों का भुट्टा दिखता है जो स्वीट कॉर्न है। देसी मक्का इन्होंने सुना नहीं। ऐसे ही जब अंग्रेज लोग आए ना तो उन्होंने देखा कि हम लोगों का इम्यून सिस्टम सबसे अच्छा है। इतने साल, कितने हजारों साल हमने दुनिया पर राज किया था, हमारी सभ्यता सबसे आगे थी। तो वो 2 चीजें लेके आए, 2 नहीं बल्कि 3 चीजें हिंदुस्तान में लेके आए जिसने हिंदुस्तानियों का स्वास्थ्य बिगाड़ा। जिनमें नंबर 1 पे आता है एल्यूमिनियम के बर्तन, जिससे कैंसर तक की बीमारियां होती हैं। दूसरी चाय पत्ती, जो कैफीन अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या क्या नुकसान कर सकता है वो आपको ही पता है। और तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज जिसे मैं मानता हूं वो है चीनी। गन्ना हमारे देश में होता था, लेकिन उसका जो स्वीटनेस है वो अलग फॉर्म्स में यूज होता था, चाहे वो गुड़ कह लीजिए या दूसरे फॉर्म्स, कई देसी खांड वगैरह भी कहते हैं। लेकिन चीनी वो लेके आए, और चीनी के बाद 1950s के बाद जो एक चीज रिवॉल्यूशन में आई, दैट इज जब हमारे यहाँ व्हीट बहुत हाई मात्रा में लोग बोने लगे तो उससे मैदा आया। ये दोनों ही रीजन बने सबसे ज्यादा शुगर की बीमारियों के, जो हमारे देश में फैली। और शुगर की बीमारी ना धीरे धीरे इंसान को खत्म करती है। आप लोगों ने भी अपने आसपास केस देखे होंगे और हमने भी देखे, जिनको शुगर की बीमारी है उनको बीपी अपने आप उनका अप डाउन होने लग जाता है। और इवन अगर वो सीवियर केसेस में पहुंच जाए तो कई अंग भी काटने पड़ सकते हैं। तो एक ऐसी ही बीमारी पे जो आपके शरीर को खत्म कर रही है, आपको मानसिक रूप से कमजोर कर रही है, उस पर आज बात करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर शिवानी बंसल जी को। ये प्रोफेसर है मेडिसिन में एंड फिजिशियन है। अब इनसे बात करते हैं और डायबिटीज को और अच्छे से समझते हैं और उसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। डॉक्टर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो तो मच। डॉक्टर शिवानी, जैसा मैं कह रहा था कि जो कुछ चीजें होती हैं, जो रिवॉल्यूशन हम सोच रहे थे कि इकोनॉमिकली ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे कहीं ना कहीं नुकसान भी देते हैं। वो कहते हैं ना कि एवरी गुड थिंग कम्स विद सम बैड थिंग्स। तो उसी में गेहूं, चाहे वो चीनी। हम जब बात कर रहे हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज में अगर मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछूं तो डायबिटीज जो है एक सिर्फ मेटाबॉलिक डिजीज है, या इसे हम इसको एक लाइफस्टाइल को चेंज करने वाला और कह लो कि उसे इनबैलेंस करने वाला एक कारण भी मान सकते हैं? डायबिटीज को अगर हम डिफाइन करते हैं या जैसे उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं तो वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का वो तरीका है कि जिसके माध्यम से बॉडी काम करती है। बिल्कुल। देखें कि एक गाय खाती घास है लेकिन देती दूध है। हाँ। तो घास थी हरी,
लेकिन मेटाबोलाइज हुई बॉडी में तो बिल्कुल। वो दूध बन गई। बिल्कुल। आप कोई भी इंडस्ट्री अभी तक ऐसी दुनिया में नहीं है जहाँ पे हम घास डालें और दूध बना सकें, वो सिर्फ बॉडी कर सकती है। बिल्कुल। जानवरों की बॉडी, हम इंसानों की बॉडी, हमारी बॉडी बहुत नेचर ने जो कुदरत ने बनाई है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही स्मार्ट एक फैक्ट्री की तरह है, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं कि जिसकी तरह से हम चीजों को चेंज कर लेते हैं। हम जो खान पीन लेते हैं उसको हम चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। अब डायबिटीज में क्या हुआ, जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हुआ, और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने का रीजन है लाइफस्टाइल में गड़बड़ होना। लाइफस्टाइल में गड़बड़ कैसे कैसे हुआ, हमारे खान पीन की आदतें, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा खाने की पीने की आदतें ही बदल गई। कंप्लीट चेंज है लास्ट 3-4-5 डिकेड में देखें तो कंप्लीट चेंज है हमारे खाने पीने की हैबिट्स में। हमारे एज सच फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादातर लोग अभी नहीं चलते फिरते हैं, मैक्सिमम लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक तरह से देखें। फिर स्ट्रेस बढ़ता चला गया, स्ट्रेस ने डालना शुरू किया अपना इफेक्ट। उसके साथ साथ हम देखें पिछले कुछ वर्षों में एडिक्शन कितना कॉमन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये ऐसी हैबिट्स हो गई कि जो बहुत कॉमन, और जो लोग इनफैक्ट नहीं करते उनको थोड़ा सा अच्छा तुम ड्रिंक नहीं करते, मतलब दैट इज कंसिडर्ड समथिंग नॉट। सोसाइटी में इन चीजों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे दी गई। तो इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस ने हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करना शुरू किया, और जब मेटाबॉलिज्म इतने टाइम तक अफेक्टेड रहा तो डायबिटीज के भी नंबर ऑफ जो मरीज हैं उसी संख्या में, उसी प्रपोर्शन में बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज आती है, एक ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ना फॉल्स स्टेटमेंट है। जो लोग कई बार कहते हैं कि यार ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती, डायबिटीज होने के बाद शुगर नहीं खाना चाहिए। तो ये फैक्ट है, या ज्यादा कोई भी चीज एक्सेस में लोगे तो वो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान करेगी। 100%। तो इस चीज पे आपकी क्या क्लैरिटी है? आप जितना ज्यादा शुगर कंज्यूम करोगे तो बॉडी को शुगर को, जब भी बॉडी शुगर ले रही है तो वो शुगर बॉडी में ग्लूकोज की तरह कन्वर्ट हो रही है। अब वो ग्लूकोज को जब सेल को अंदर लेना है तो उसके लिए बॉडी को इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन रिलीज होगा, जितनी ज्यादा आप शुगर यूज करोगे उतना ही इंसुलिन आप रिलीज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनके इंसुलिन स्टोर्स पे फर्क पड़ता है, और धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बॉडी उसको रेजिस्ट करने लगती है, क्योंकि दैट इज टू मच। जो बहुत ज्यादा ग्लूकोज है या कोई भी चीज आप अति में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि फिर बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगेगी, और इंसुलिन के भी जो मात्रा है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगेगी। जो सेल्स जहां से इंसुलिन बन के आ रहा है, वो कोई भी चीज हम बियॉन्ड कैपेसिटी किसी को भी काम कराएंगे, किसी भी मशीन तक को, तो कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होगी। तो ज्यादा शुगर कंज्यूम करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज को बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और एक हम हमेशा बात करते हैं टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप ए, टाइप बी जो डायबिटीज है, इसके बारे में सुनते हैं तो एक हमारे बीच ना एक मतलब एडल्ट्स के बीच में चलता है कि यार हम लोग मतलब इसके लिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ टाइप ए, टाइप बी। इवन अगर आप जो लाइफ स्टाइल वाले आजकल आपके पैदा होते ही आपके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, तो उसमें उन्होंने 80+ बीमारियों की बात करी कि जी ये चीजें हम ठीक कर देते हैं, रिवाइज करते हैं। तो टाइप ए का वो भी गारंटी लेते हैं कि हाँ ये अगर आप स्टेम सेल्स का यूज करते हो तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन टाइप बी नहीं खत्म होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि टाइप 1 जो डायबिटीज है वो एक टिपिकल सेल के रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। ऑटोइम्यून माने कि बॉडी खुद ऐसी एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगता है कि जो मेरी बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने लगेगी। तो टाइप 1 में जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज क्रिएट हुई, और उसने इंसुलिन सेल्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्ट किया, बॉडी की इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गई। अगर हम स्टेम सेल या कुछ इस तरह की चीजें कर देते हैं तो मे बी वी कैन रीजनरेट, कि वहां से बीटा सेल्स फिर से रीजनरेट करके इंसुलिन बनने लगा तो पेशेंट ठीक हो सकता है। बट टाइप 2 डायबिटीज में मेन कारण क्या है कि वो हुआ है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण। उसमें सिर्फ इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं, मेन जो रीजन होता है कि इंसुलिन होते हुए भी, इनफैक्ट जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है उनका इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है, बट वो इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। इसमें जेनेटिक भी कहीं काम शायद। टाइप 2 डायबिटीज मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जीन्स भी, जेनेटिक फैक्टर्स भी उसमें रोल प्ले करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी प्ले करता है, कुछ हमें इस तरह के कुछ और पहले से बीमारियां, कुछ रिस्क फैक्टर्स हो, पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें, मतलब मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज के होने में अपना रोल प्ले करते हैं। ओके। और अगर मैं एक इमोशनल ट्रॉमा या क्रोनिक स्ट्रेस की बात करूं तो ये क्या एक्चुअल में जो इंसुलिन फंक्शंस है उसको अफेक्ट कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है
तो जो पेशेंट के जो इंसुलिन या हम जो भी बातें करते हैं, सिर्फ अकेला इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एक तो डायबिटीज के लिए। हमेशा बॉडी में एक चीज होती है जो उसको बढ़ाती है, दूसरी चीज होती है जो किसी भी चीज को कम करती है। मतलब बॉडी हमेशा काउंटर रेगुलेटरी वे में काम करती है। अगर इंसुलिन हमारा रिलीज हो रहा है कि जब हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके रेस्पॉन्स में और भी हार्मोन्स हैं, जैसे ग्लूकागॉन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये सब शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं जब बॉडी कंज्यूम नहीं कर रही, या स्ट्रेस जब हमें हो रहा है, स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपने इमोशनल ट्रॉमा की बात की, किसी को कोई रिलेशनशिप इश्यूज है या फॉर दैट मैटर कोई भी इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, तो कॉन्स्टेंटली जब वो स्ट्रेस में है तो उनका स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, और ये कॉन्स्टेंटली ब्लड में शुगर को इंक्रीज रखेंगे, क्योंकि वो जो हार्मोन्स बने थे वो बॉडी को फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए बने थे। मतलब जब बॉडी स्ट्रेस में है तो उसे बॉडी को लगता है कि स्ट्रेस है तो इसका मतलब मुझे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस रखनी चाहिए, तो उन लोगों के शुगर लेवल बढ़े हुए रहेंगे, तो उसके रेस्पॉन्स में इंसुलिन भी बढ़ता रहेगा, जब शुगर बढ़ेगा इंसुलिन भी बढ़ता रहेगा। तो मैकेनिज्म इस तरह से चलता है। बट हाँ, इमोशनली आप जब भी हम लोग बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में है तो वो डायबिटीज 100% करने की अपनी कैपेसिटी रखती है। और एक ना सर्वे मैंने बहुत पहले देखा था, तब आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, उस टाइम डिस्कवरी चैनल बहुत देखते थे हम। उसमें एक सर्वे आया था और उसमें ना जो बच्चे हैं उनकी मेमोरीज पे एक उन्होंने सर्वे किया कि किन बच्चों की मेमोरीज जो है वीक है। तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मीठी चीजें, वो उन लोगों की मेमोरी काफी वीक रहती है। इस पे अभी हाल फिलहाल में भी मैंने एक किसी डॉक्टर के ही वैसे ही मैं सुन रहा था यूट्यूब वगैरह पे, तो उन्होंने 21 डेज का कोर्स दिया कि अगर आप 21 डेज तक शुगर छोड़ते हो तो एक्चुअल में आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे शुरू के 3 दिन आपको क्रेविंग ज्यादा होगी, आफ्टर 7 days ही सेड कि यू विल नोटिस दैट योर मेमोरी इज गेटिंग गुड। तो ये इफेक्ट होता है क्या सच में? शुगर का बहुत ज्यादा एडिक्टिव रिस्पॉन्स है। मतलब जैसे आपने स्टडीज की बात की, बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि शुगर का जो एडिक्शन करने की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट मॉर्फिन जितनी कैपेसिटी है। मतलब इट्स लाइक कोकेन, हीरोइन, जो ये ड्रग्स जैसे इंसान को अपने बिल्कुल अधीन कर लेती हैं, एडिक्ट कर लेती हैं। शुगर जैसी बॉडी में जाता है, पेट में तो जाती है, बट वो सिग्नल सबसे पहले जो टेस्ट सिग्नल है, आपने मुंह पर चीनी रखी, जो सिग्नल सबसे पहले ब्रेन सेंस करता है। पेट में तो जाता है लेकिन ब्रेन ने सबसे पहले सेंस किया। ब्रेन के वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स करके जो हमारा व्हाइट मैटर होता है, वहां पे कुछ सेल्स होते हैं, उसने उसको परसीव किया कि आहा मीठा है, और वो बॉडी को एक रिवॉर्ड का फॉर्म में बॉडी उसको परसीव करती है कि ये बहुत रिवॉर्डिंग चीज है। तो जब भी कोई चीज मुझे रिवॉर्डिंग, मेरा ब्रेन उसे सिग्नल करता है कि दिस इज समथिंग वेरी गुड, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी डोपामीन सिक्रीट करने लगती है। डोपामीन इज द हैप्पी हार्मोन, जो हम सब जानते हैं कि डोपामीन के लिए लोग क्या क्या करते हैं। सो शुगर का वो काम है कि वो रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट रखती है, और दूसरी बार खाओगे तब भी वो एक्टिवेट होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों से है कि आप अगर सेम फूड डेली खाते रहो तो ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देगा, कोई खुशी नहीं होगी, इसलिए लोगों को खाने में वैरायटी चाहिए। बट शुगर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आज मैंने एक रसगुल्ला खाया है, मेरा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नेक्स्ट डे अगर मैं 1.5-2 भी खा रही हूँ तो मेरा रिवॉर्ड सिस्टम में भी और ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो बॉडी उसको एडिक्शन इसलिए क्रिएट होता जा रहा है कि लोग शुगर नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि जितनी बार भी खाते हैं वो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, डोपामीन रिलीज हो रहा है, एंड दे आर फीलिंग लाइक वेरी गुड, वाओ टाइप फीलिंग आती है। सो बॉडी कीप्स उन्हें आते रहने दो, इसे खाते रहने दो, बिकॉज अच्छा लग रहा है बॉडी को, मतलब मुझे खुशी मिल रही है उसको खा के, इसलिए एडिक्शन हो रहा है शुगर का। अच्छा, कई बार लोग मीठा खाने के लिए ना एग्जांपल्स देने लग जाते हैं। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें अगर घर में टोक दिया जाता था कि, क्योंकि ये चीजें मेरी काफी अभी मतलब रिसेंटली ही क्लियर हुई है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग कहते थे कि चीनी खाने से नहीं डायबिटीज होती, लेकिन होती है। तो ये क्यों क्लियर हुई और कैसे? मतलब कि हमारी दादी जो है वो बहुत मीठा खाती है, ठीक है। और मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ कि कहा जाता है कि एक टाइम था जब हमारे पापा वगैरह भी छोटे थे, तो कोई घर पे मेहमान आया और वो 2 किलो जलेबी ले आए आते आते कि घर पे सब है, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी कि ये लोग सबके लिए। जब आए तो वो खेत में गए हुए थे सारे के सारे काम करने के लिए। घर में थी मेरी दादी, मेरे पापा और मेरे चाचा। तो 2 किलो जलेबी जो है अलमारी में रख दी गई कि शाम को जब सब खेत से आएंगे तो सब मिलके खाएंगे। और तो हमारी दादी जब भी किचन में जाती थी एक पीस खा लेती थी, वो 1.5 किलो जलेबी अकेली खा गई उस टाइम। अच्छा, आज तक उनका एग्जांपल दिया था कि इतना मीठा खाती हैं और उनको कुछ भी नहीं हुआ है, तो काम करते रहो, आपकी बॉडी काम करती रहे तो वो
यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गांव में कई लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें शुगर है। तो ये भी एक मिथ है जो लोगों को छोड़ना चाहिए ज्यादा मीठा कि मतलब मीठा खाते रहो और काम करते रहो तो वो कंज्यूम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सबका मेटाबॉलिज्म एक तो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि अगर आपकी दादी को नहीं हुआ तो, हाँ। बट ओवर कंजम्पशन और अभी के तो कहाँ, मतलब मुझे नहीं लगता खेतों में भी बहुत ज्यादा हाथों हाथ पैरों वाले से काम उस रह तरह गए की हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल तो अब फार्मर्स की भी कम हो गई है ना, कि बिल्कुल। कितने सारे काम तो वो भी मशीन से ही हाँ, करते तो हैं। ट्रैक्टर्स वगैरह ही शहरों चलते हैं। में तो देखें तो हम तो शायद ही कुछ काम अपने हाथ पैरों से, पसीना पूरे दिन में शायद ही हमें कभी आता हो कि पूरा दिन हम लोगों का तो ऐसे ही निकलता है कि बिल्कुल। एक्टिविटी होती नहीं है। तो और शुगर के अलावा बाकी कितनी चीजों में हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे ना। सिर्फ मीठा तो हमने परसीव कर लिया कि इसमें चीनी है, मीठा है, बट जो भी आप रोटी, ब्रेड्स, बिस्किट्स, कुकीज जो भी आप खा रहे हो, फॉर दैट मैटर मैदे से बनी हुई चीजें, सूजी, जो भी गेहूं और उसके डेरिवेटिव्स हैं, चावल, सब में तो कार्बोहाइड्रेट है। तो वो भी तो बॉडी में वही काम कर रही है, तो वो तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो अगर सिर्फ मीठे पे रहे तो बहुत अपने आप को डिसीव कर लिए। क्योंकि आपने एक बात करी सूजी की, और जब भी मैं कुछ भी चैनल्स यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ जो लोग डाइट की तरफ जा रहे हैं, वो गेहूं की जगह सूजी यूज करते हैं कि जी सूजी से बनी हुई चीजें खाओ, वो आपको जल्दी वेट लॉस में। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि गेहूं से बनी चीजें, हाँ सूजी तो गेहूं से बनती है, बनी है, बट उससे तो थोड़ा कोर्स फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म है। व्हीट है कि बिल्कुल ही फाइन फॉर्म हो गया तो उसकी बाहर की कोटिंग बिल्कुल ही चली गई, कोई उसमें मैदा नहीं तो बना। बिल्कुल, मैदा तो और भी उससे सुपर फाइन है। बिल्कुल। सूजी थोड़े ग्रैनुलर है, तो मे बी थोड़ा सा आप अगर स्केल करो तो मे बी उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मे बी लिटिल बिट लो हो सकता है, कि वो शुगर एकदम से इतना स्पाइक ना करे जो सूजी है। लेकिन बट स्टिल नॉट दैट गुड। स्टिल ऑन द सेम कैटेगरी कि मैदा, गेहूं, मतलब मैदा, आटा और सूजी ऑलमोस्ट हम एक ही कैटेगरी में है। तो, थोड़ा बहुत ही 19-20 का ही फर्क है। तो लोग इसको किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं एक्चुअली गेहूं की जगह? गेहूं की जगह आप जितना जौ, ज्वार, बाजरा, इस तरह के आटे खाओ। काले चने का, जैसे साबुत आटा है काले चने का लेके, वो जितना अपनी डाइट में रिप्लेस कर। बेसन इज अगेन बहुत फाइन फॉर्म, और अगर आप साबुत काला चना पिसवाते हो तो उसका छिलके की क्वालिटी भी रहती है। बेसन को भी अगेन आई थिंक इतना प्रोसेस किया जाता होगा तभी वो इतना सॉफ्ट एकदम वैसी उसका होता है। बट काला चने का आटा इज मच मच प्रेफरेबल बेसन से ज्यादा। काले जो साबुत काले चने आते हैं, देसी काले चने, उसको पिसवा के उसका आटा यूज करिए। ओके। और एक और मिथ जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज कि कहा जाता है जिसमें मोटापा आ गया उसी में शुगर आती है। लेकिन हमने हाल फिलहाल में काफी केसेस देखे जहां पतले लोगों को भी एक्चुअली डायबिटीज है। तो मतलब जो नॉर्मल लोग वेट होने के बावजूद डायबिटीज ले रहे हैं, अब जब पतले लोगों को भी होने लगी, तो ये जो कहते हैं कि डाइटिंग रखो ये वो, तो उन चीजों से कैसे बचा जाए? सिर्फ पतला होना, पतला थिन कोई लीन बिल्ट है, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट कि वो हेल्दी के इक्विवेलेंट नहीं है। दोनों चीजों में डिफरेंट है। कुछ लोग मोटे होते हुए भी हेल्दी हो सकते हैं कि मेटाबॉलिकली दे आर ओके, दे आर हेल्दी, और कुछ पतले भी हैं फिर भी वो मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। क्योंकि फैट का भी आप बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जो सबसे खतरनाक फैट है वो है हमारा विसरल फैट, मतलब जो खासतौर से पेट के अराउंड, थाइस के अराउंड जो इकट्ठा होता है, हाथों के अराउंड सबसे पहले जो फैट इकट्ठा होगा पेट के अराउंड, वो सारा विसरल फैट है। मतलब वो बॉडी का एक तरह से बैंक है, जो एक्स्ट्रा बचा, बैंक में हमने पैसा जमा करते हैं, बॉडी पेट पे जमा करती है, फिर थाइस में, फिर और जगह बटक्स पे, इस तरह से। सो वो है, वो अनहेल्दी फैट है। लेकिन उसके अलावा एक अंदर होता है हमारा गुड फैट भी होता है, सबकुटानियस फैट। अब थिन बिल्ड जो लोग हैं मे बी उनका बाकी फैट नहीं है, बट उनको मे बी थोड़ा एब्डोमिनल फैट है, विस्ट्रल फैट है, एक तो वो हार्मफुल हो सकता है। दूसरा मे बी वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज आता है। ज्यादातर जो एकदम थिन बिल्ड लोग हैं, अगर उन्हें डायबिटीज हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके, अगर हम फैमिली हिस्ट्री में जाएंगे तो उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डायबिटीज, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज उनकी फैमिली में रही होगी। अगर एक पेरेंट को डायबिटीज है तो 40% तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें डायबिटीज हो सकती है। दोनों माँ बाप को डायबिटीज है तो 70% तक ऑलमोस्ट स्टडीज कहती हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि डायबिटीज हो सकती है। तो अगर थिन बिल्ड लोगों में बहुत अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, कि उनको बिल्कुल भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कोई साइंस नहीं है, कुछ और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर वो जेनेटिक रिलेटेड होती है, जिसको कि हम टर्म देते हैं मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग। और यूजुअली वो 30s 40s यंग पीपल में दैट हैपेंस, और उसका जो मेन रीजन होता है वो जेनेटिक। अब इसमें एक चीज और आती है कि हम
जो डॉक्टर्स आजकल कह रहे हैं कि पिछले जो 3-4 डेकेड से शुगर बढ़ा है, उसका रीजन है कि इंडिया में सीड बेस्ड ऑयल आने लग गए। उससे पहले हम लोग घी वगैरह खाते थे या डालडा भी यूज कर लेते, तो बल्कि कई डॉक्टर्स तो मैंने ये भी कहते सुने कि हफ्ते में एक बार जरूर डालडा खा लिया करो, आपकी बॉडी को ग्रीस मिलती रहती है हड्डियों को। लेकिन सीड बेस्ड जब से आए हैं तब से डायबिटीज ने एकदम से हाइक मारा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब उसको भी रिप्लेस करना वापस जरूरी हो गया। देखिए, ऑयल से रिलेटेड बहुत डिफरेंट स्टडीज हैं और कहीं भी मतलब पढ़ो तो बहुत कंक्लूसिव एज सच स्टेटमेंट्स पाना मुश्किल है। लेकिन जितनी भी मैंने स्टडीज या जो हम प्रैक्टिस करते हैं, कि मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो हमेशा मिक्सचर ऑफ ऑयल्स के लिए एडवाइस किया जाता है। कभी भी ये नहीं कहते कि सिर्फ आप डाइट में सरसों का तेल ही लो या सिर्फ देसी घी खाओ या सिर्फ सीड बेस्ड ऑयल लो। डिफरेंट चीजों का जो हमारा खाने का टेस्ट है जिस तरह से, तो जो चीज जिसमें अच्छी बनती है, जो भी खाने की चीज है, अगर किसी बच्चे को मैं अपने बच्चे को रोटी पे देसी घी लगा के दूंगी, उसे सीड ऑयल नहीं लगा के दूंगी, सरसों का तेल, तो वो उसमें देसी घी ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा दाल का तड़का लगाऊंगी तो देसी घी में ही अच्छा लगेगा। किसी दिन मैं सैलेड बना रही हूँ तो मैं भी ऑलिव ऑयल यूज करूंगी उसके लिए, कि ऑलिव ऑयल का मुझे पता है कि अगर मैं लो टेम्परेचर की कुकिंग करना है या उस तरह से करना है तो ऑलिव ऑयल। तो हमेशा रसोई में मल्टीपल ऑयल्स रखिए, आपकी चॉइस की, आपकी कुकिंग हैबिट्स कैसे हैं उसके हिसाब से। बट फंडामेंटल रूल रहता है कि ऑयल का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे घी तेल रखे और सब हम अच्छे से खुल के यूज कर रहे हैं, नहीं। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ठीक हैं, आपने चेक करा रखा है, आपको और फैक्टर्स नहीं है, तो भी मतलब रिकमेंडेशंस यही कहती हैं कि दिन भर में आप 15-20 ml से ज्यादा घी तेल नहीं कंज्यूम करो किसी भी फॉर्म, चाहे वो एनिमल फैट्स है या सीड ऑयल्स है या ऑलिव ऑयल्स है, कोई भी फॉर्म का ऑयल। और अगर आपको हाई रिस्क फैक्टर पे हो आप या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े रहते हैं, तो विद इन 2 छोटी चम्मच 8 से 10 ml के अंदर अंदर आपको दिन भर की अपनी सारी सुबह से लेकर रात तक की कुकिंग सब कर लेनी है। और उसमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि हिडन फैट्स जा रहे हैं हमारे। आपने कुछ पनीर कंज्यूम कर रहे हो, आप दूध पी रहे हो, आप दही मठा छाछ ले रहे हो, उसमें एनिमल फैट्स हिडन जा रहे हैं। सो दैट हैज टू बी ऑलवेज, उसको दिमाग में रखते हुए आप बाकी चीजों में अपना घी तेल का इस्तेमाल करो। सीड ऑयल्स की जहां तक बात है, थोड़े बहुत फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हो तो इट्स नॉट दैट बैड। अगर अभी मूंगफली का तेल देखें या फिर रेप सीड ऑयल हैज बीन फाउंड कि रेप सीड ऑयल होता है, वो इधर कम मिलता है, उसमें ओलेक एसिड होता है। हाँ, हर ऑयल में कुछ ना कुछ अपनी एक क्वालिटी है, लाइक कि एसेंशियल फैट्स हो गए या कुछ ना कुछ, हर ऑयल में अपनी एक गुड क्वालिटी भी है। बट हाई जैसे देसी घी में अपनी क्वालिटीज हैं, बट अब देसी घी से भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। वो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उसके बाद तो खैर आप ले ही नहीं सकते। एंड प्लस जिस तरह से वो गाय या भैंसों का दूध निकाल के मतलब उससे जो बन रहा है, तो उसमें प्रेफरेबल यही है कि आप अपने सामने ही या तो बिल्कुल प्योर काऊ घी लो, हाँ, मिलावटी चीज ना हो, प्योर अगर आपको काऊ का गाय का घी मिल सके तो वो बेस्ट है उस फॉर्म में, या फिर घर में निकाल, जैसे हम अपने घर में घी निकालते हैं वही कंज्यूम करते हैं, तो वो प्रेफरेबल है। लेकिन उसे हमेशा कोई भी खराब चीज, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितना भी खाएं, बहुत लिमिट में रखते हैं, ऐसा नहीं कि कितना भी खा रहे हैं, बहुत लिमिट में कंज्यूम करते हैं। अच्छा, अब ऐसे में आता है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की काफी बात करते हैं, तो उसमें पीसीओडी और पीसीओएस जो है वो, इनका जो लिंक है वो डायबिटीज से ज्यादा सीरियस है या मतलब कि ये नॉर्मल चीज है? इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस, मतलब जो पीसीओएस है उसका बेसिक कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सिमिलरली डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसका भी जो अगर रूट कॉज देखें तो मेन कॉज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे फर्क डाल रहा है, दूसरा लिवर को इस तरह के सिग्नल्स जा रहे हैं कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए वहां से लिवर से, वो डिक्रीज होते हैं। तो उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, बॉडी जो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर बढ़ाने लगती है। नेक्स्ट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ब्रेन पे सिग्नल्स देता है, ओवरीज को इस तरह के सिग्नल्स देता है, एड्रिनल एक ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, उसको सिग्नल्स देता है, और उसके रेस्पॉन्स में जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो सारे मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, मतलब एंड्रोजन्स बनने लगते हैं। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे करके ये सब चीजें करके बॉडी में जो फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्रिएट कर देता है, जिसमें उनका मेल हार्मोनल पूरा इम्बैलेंस होने लगता है। एक तो इंसुलिन खुद डिस्टर्ब था, और उसके बाद सारे फीमेल हार्मोन्स का लेवल कम होने लगेगा, मेल हार्मोन्स का बढ़ने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज बढ़ने लगेंगी, पीरियड्स का डिस्टर्बेंस होना, ओबेसिटी मोटापा आ जाना, फेशियल हेयर आ जाना, ये सब
कल्प्रिट उसका वहां से एक ही है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, और अब ऐसे में कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की हम हमेशा बात करते हैं कि आपको वो करना चाहिए, लेकिन उससे क्या हम जो डायबिटीज पैटर्न्स हैं उनको, उनसे बेस्ड जो भी ट्रिगर्स हैं, अगर हम उनको समझ सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है एक इंसान को अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए। हाँ, अगर कोई कंटिन्यूअसली मतलब कोई चीज अगर मैं सामने देख पा रही हूँ, सो मेरा कॉन्फिडेंस एक तो उसके लिए बढ़ जाएगा, और मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ उस चीज को, तो मैं उसे एक्सेप्ट भी करूंगी और उसके लिए फिर मैं एक्शन भी लूंगी। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में क्या हो रहा है, पेशेंट की डिवाइस लगी हुई है, वो अपने इस पे फोन पे उन्होंने सॉफ्टवेयर ले रखा है, ऐप ले रखा है, वो जब चाहे शुगर अपना मॉनिटर कर सकते हैं। किसी दिन मे बी उन्होंने कोई मील स्किप किया, वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं कि मेरा शुगर कितना डाउन गया, अकॉर्डिंगली मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा। अलार्म भी आ जाता है, लिमिट्स भी आ जाती हैं, तो शुगर एक बियॉन्ड लिमिट से ज्यादा नीचे जा रही है तो वो कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हैं। किसी दिन कोई मील एक्स्ट्रा हो गया, उन्होंने शौक में या कुछ बहुत टेस्टी बन गया आज तो घर पे तो एडिशनल खा लिया, उसमें अलार्म आ जाए, मतलब आप चेक करोगे आपके शुगर स्पाइक आया, तो आपको पता है कि आपने जिस दिन एक्स्ट्रा मील खाया तो क्या हाल हुआ आपकी शुगर का, मील स्किप किया, किसी दिन ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, नींद पूरी नहीं की तो उसका शुगर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये चीजें आंखों देखी हो रही है, और जब हमारे आंखों देखी कोई चीज होती है तो हम उस पर खुद ऑटोमेटिकली फिर काम करने लगते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए, या डॉक्टर की में भी बात कई बार लोग आई गई कर देते हैं। हाँ। वो क्या है, पता चलता है डॉक्टर बन गए हैं, ज्यादा डॉक्टर बन गए हैं, मोबाइल इतना अच्छा डॉक्टर बन गया है, एआई इतना अच्छा डॉक्टर बन गया है, तो लेकिन बट सीजीएम इज एक्चुअली बहुत अच्छी डिवाइस है कि लोग जैसे डायबिटिक पेशेंट खुद जब अपनी शुगर के पैटर्न्स देख रहा है तो अकॉर्डिंगली एक्शन लेना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, और वो फिर किसी भी हैबिट को चेंज करके, पहले तो हैबिट चेंज करना फिर उसको सस्टेन करना इजी हो जाता है, क्योंकि वो उसका फिर बेनिफिट भी खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं ना कि अब देखो मैंने अपनी हैबिट में, अगर मैंने पहले मैं इतनी रोटी 3 रोटी लेता था, अब मैंने 1 रोटी या 1.5 रोटी पे स्विच किया तो सी मेरी शुगर कितनी स्टेबल रहने लगी, और मुझे थोड़ा अब मार्जिन भी मिल गया, मैं कुछ और एक्स्ट्रा भी खा सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं और कुछ भी नहीं खा पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी शुगर थी। तो सीजीएम बहुत एक हेल्पफुल डिवाइस है जो कि हेल्प करती है डायबिटीज कंट्रोल करने में। बिल्कुल, और ऐसे में जब हम डायबिटीज से एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं, उसके साथ साथ एक हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है लोगों को, तो ऐसे में लोग चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो हार्मोनल डिसऑर्डर तक, अगर आपको अब डायबिटीज हो गई, आपका लाइफस्टाइल तो चेंज होगा, लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर तक पहुंचने से रोका जा सकता है पहले? डायबिटीज को क्योंकि चिड़चिड़ापन या डिस्टर्बेंस हार्मोनल जो भी आ रहा है, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम, और जिस तरह के हम इमोशंस क्रिएट करने लगते हैं, मैं मतलब हम देखते हैं, मैं अपनी क्लिनिक में जैसी पेशेंट अपनी रिपोर्ट लेके आता है, डॉक्टर मेरी शुगर बढ़ी हुई, फर्स्ट टाइम खासतौर से जो डायग्नोज हो रहे हैं, तो पेशेंट के लिए एक ट्रॉमा होता है ऑब्वियसली, कि वो सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करना उस सिचुएशन को डिफिकल्ट हो जाता है कि यार मुझे डायबिटीज हो गई। डायबिटीज मीन्स कि उनका सारा खाना पीना बंद, मतलब सबसे पहला जो एक वो आने लगता है कि ये सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम, देन फीलिंग ऑफ दैट गिल्ट कि यार मुझे ही क्यों हो रही है, एंड लाइक वो डिप्राइव्ड होने की फीलिंग कि मैं कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता। सो वो सब जो इमोशनल जो ट्रॉमास या इमोशनल ट्रिगर्स जो ब्रेन क्रिएट करने शुरू कर देना, वो हमारे हार्मोन्स को, हार्मोन्स क्या है, हमारे बॉडी के खुद के केमिकल मैसेंजर्स हैं, और उसको क्रिएट करने के लिए हमारे इमोशन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, और वो बाहर से तो कहीं नहीं मिलते हमें हार्मोन्स, बॉडी खुद ही वो मैसेंजर्स क्रिएट कर रही है। तो डायबिटीज से रिलेटेड जो इस तरह के फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव इमोशंस जिन्हें हम कहते हैं, उनको प्रॉपरली डील करना, पेशेंट की एक प्रॉपर काउंसलिंग करना, उन्हें समझाना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हो, और आपको सिर्फ हम वही चीजें छोड़ने के लिए कहेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने के लिए कहने जो आपके लिए जो अच्छा है आपकी डाइट के लिए या आपकी हेल्थ के लिए, वो इंक्लूड करने के लिए कह रहे हो, और जो खराब है वो डाइट से हटाने के लिए कह रहे हैं। बाकी आप अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आप पहले रहते थे उसी तरह से अपना लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट की खुद की काउंसलिंग करना और फैमिली की काउंसलिंग करना, क्योंकि आप एक डायबिटिक पेशेंट को समझाते हो या उसको डाइट समझाते हो स्पेशली, तो वो डाइट जो है ना, वो सिर्फ पेशेंट उसके लिए नहीं, वो पूरी फैमिली के लिए होनी चाहिए। फैमिली शुड बी सपोर्टिव, कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट का खाना अलग बन के रखा जा रहा है, बाकी लोग सब अलग खा रहे हैं, परिवार के जो लोग हैं। एक इस तरह का हैबिट, एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए कि वही एक कॉमन कुकिंग हो कि जो फैमिली में सभी लोग फिर उसे एंजॉय करें, और इस तरह की डिशेस या खाने पीने की सब चीजें बन सकती हैं जो
फैमिली में सभी लोग खा सकते हैं। तो जब ऐसा होगा, जब उसे लगेगा नहीं पेशेंट को कि मैं मरीज हूँ, जब वो फीलिंग ही नहीं रहेगी तो काहे बात का इमोशनल ट्रॉमा और कोई हार्मोनल फिर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से आप पेशेंट को लेके जाते हो उस जर्नी पे। उसके लिए तो पूरी जर्नी है, पूरी लाइफ की बात है। सो आप उसको किस तरह से मरीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से उनको, हर एक स्टेप में कुछ नहीं हो सकता, तो हर जब वो आपसे मिल रहे हैं तो आपको उन्हें मोटिवेटेड और डिफरेंट डिफरेंट वेज समझाने पड़ते हैं कि कैसे आप चीजों को थोड़ा सा, अपनी हैबिट्स को, थोड़ा खान पीन की हैबिट्स, थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस को चेंज करके कैसे एक नॉर्मल, बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज वाली लाइफ आप अपने स्पेंड कर सकते। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है, हर थोड़े दिन बाद ना मैं कई बार यूट्यूब वगैरह में एड्स आ जाती है कि ये चीज आ गई, इससे जी बिल्कुल डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब आजकल एक ब्रांड चला है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो चीनी दे रहे हैं कि जी ये एक फलाना फलाना हिमालयास के एक फ्रूट बेस्ड चीनी है और इसका ग्लूकोज जो जीसीएम पे जो है 0 आता है आपका। हाइक जो है, अब जो बाकी, हाँ आपकी जो आपका हनी है उसमें भी हाइप आता है। आप अगर देसी खांड खाओगे, गुड़ खाओगे, जबकि ये बेटर वे है, मतलब कि बेटर रिप्लेसमेंट है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा 0 आता है। अब चलो उन्होंने टेस्ट भी कर दिया, मान लीजिए 0 भी आ रहा है, लेकिन वो चीज तो आपके बॉडी में जा रही है इन फॉर्म ऑफ शुगर। वो कहते हैं जी उसको ग्लूकोज रीड नहीं करता है आपका खून। क्या ऐसी चीजें होती हैं? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले एक दवाई चली थी और बहुत यूट्यूब पर उसकी ऐड आ रही थी जी, हमने 10,000 लोगों की डायबिटीज खत्म कर दी, कि रिवर्स कर दी बिल्कुल। अब वो ब्रांड गायब है। अब उसकी कोई ऐड, कोई ढूंढो भी तो नहीं मिलता, उसकी अब वेबसाइट भी बंद है। क्या सच में ऐसा होता है? डायबिटीज रिवर्सल अगर देखें स्टडीज में भी, या जो WHO ने, रिवर्सल नहीं होती है। डायबिटीज को जो करा जा सकता है वो कंट्रोल, या फिर जो उसका टर्म यूज होता है रेमिशन, डायबिटीज रेमिशन में जा सकती है। रेमिशन मतलब जब तक आप चीजें अपने कंट्रोल में, बाकी चीजें आपने की हुई हैं, आप विदाउट कोई भी दवाई के, विदाउट इंसुलिन आप अपनी शुगर पूरी कंट्रोल में रख सकते हो। तो रेमिट हो जाएगी डिजीज, रेमिशन में चली जाएगी, कंप्लीटली रिवर्स नहीं होगी। जैसे ही आप वापस अपना लाइफस्टाइल गड़बड़ करोगे वो फिर से उभर के आएगी। तो जो आप शुगर्स की जैसे बात कर रहे हो, तो मे भी कुछ ऐसी शुगर होगी कि जो वो ग्लूकोज स्पाइक नहीं करती है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी एक तरह से वही काम करते हैं कि वो टेस्ट तो शुगर का देते हैं बट वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका नहीं आता है। बट प्रॉब्लम ये है वो ब्रेन को शुगर फ्री का आ जाता है। हाँ, शुगर फ्री उसका भी आ जाता है, उसका भी स्पाइक है, बट इतना नहीं है। तो लोग, बट प्रॉब्लम उसमें भी ये है कि मैं तो उसको भी एडवोकेट बिल्कुल नहीं करती। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये उतना ही नुकसान कर रही है, उतना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन तो उसे सिग्नल कर रहा है और आपको क्रेविंग्स क्रिएट करता है। वो जो ब्रेन में जो सिग्नल्स है ना, उसने सेंस तो अगेन मीठा ही किया ना, किसी भी फॉर्म के, वो चाहे चीनी थी, खांड थी, गुड़ था, स्टीविया लीव्स थी, एस्पार्टेम था, जो भी था, बट उसने, ब्रेन ने तो उसे मीठा ही सिग्नल किया। तो वो क्रेविंग्स तो क्रिएट करेगा, एडिक्शन वो क्रिएट करेगा। सो इट्स बेटर कि आपको अगर मीठा क्विट करना है, मैं तो हमेशा पेशेंट्स को मोटिवेट करती हूँ, खुद को भी मोटिवेट कि कंप्लीटली क्विटेड। और आप डायबिटिक नहीं हो या वेल कंट्रोल्ड हो तो जैसे बहुत इन लिमिट, जैसे WHO कहती है कि इट शुड बी विद इन 10% जो आपकी टोटल कैलोरीज है। कि अगर मेरे को पता है कि मैं दिन भर में 1800 से 2000 कैलोरीज तक कंज्यूम कर सकती हूँ, तो मे बी मैं 100-200 कैलोरीज शुगर से ले सकती हूँ। तो वो मतलब इतनी क्लैरिटी फिर रहनी चाहिए। और वो स्वीटनेस अगर आप फ्रूट से ले लो तो ज्यादा अच्छा है। दैट्स मच, इवन फाइबर्स भी जा रहे हैं आपको, विटामिन्स भी जा रहे हैं आपको, थोड़े मिनरल्स भी जा रहे हैं, आपका वाटर कंजम्पशन भी उससे आपका इम्प्रूव हो रहा है। तो इट्स बेटर कि आप ग्लूकोज ना लेके उसको फ्रुक्टोज फॉर्म में लो। तो मतलब जैसे फ्रूट्स कंज्यूम करना, कि फ्रूट कहते हैं कि एज अ डेजर्ट की तरह मिठाई खाने की जिनको क्रेविंग होती है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप खाने के बाद एक छोटा सा पोर्शन फ्रूट का ले लो, तो दैट विल डू द सेम पर्पस। जो आपको मिठाई की क्रेविंग होती है ना, फल वो आपकी क्रेविंग को कम कर दे, बिल्कुल उसको सटाइटी कर दे। इसमें एक चीज और आती है कि जब हम इलाज की बात करते हैं तो कई लोग मॉडर्न साइंस की तरफ, यानी कि मेडिसिन की तरफ जाते हैं, और कई लोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की हेल्प लेते हैं। तो क्या ये दोनों चीजें पैरेलली अगर कोई बंदा कर रहा है, चाहे वो मॉडर्न साइंस की दवाइयां हो, चाहे आपका आयुर्वेदिक हो, दोनों हेल्प कर देती है? हाँ, दोनों। मतलब अब अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ अपने घर की आयुर्वेदिक एसेट, बहुत टिपिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन की तो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, बट हाँ, होम केयर जो चीजें मतलब हम आंखों के सामने देखते हैं और अपनी रसोई में कॉमनली यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेथी सीड्स बहुत अच्छे हैं, प्रूव्ड हैं, इंटरनेशनली स्टडीज में प्रूव्ड हैं
कि आप मेथी सीड को भिगो के उसका पानी कंज्यूम कर रहे हो या मेथी सीड्स किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो, वो आपके शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। मेथी की पत्तियां, नीम की पत्तियां, करी लीव्स, दालचीनी, मुलेठी, अदरक, ये सब हमारे घरों में रसोई में यूज होने वाली कॉमन चीजें जो आयुर्वेदिक ही आप उसको उसमें रखोगे। तो अगर मॉडर्न मेडिसिन के साथ इन सबको यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप यूज करो उसे। शायद रीजन यही है कि नंबर ऑफ केसेस इंडिया में ज्यादा हैं डायबिटीज के इन कंपेयर टू यूएस, लेकिन जो डेथ्स हैं वो इंडिया में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ वो हाउस होल्ड में ये सब चीजें यूज हो रही है जो नोइंगली या अननोइंगली लोग कंज्यूम कर रहे हैं और वो उसको हल्दी हमारे खाने में रेगुलरली पड़ती है। विदेशों में हल्दी नहीं यूज होती है, इतना अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अदरक भी मोस्ट ऑफ द घरों में रसोई में कॉमन चीज है जो यूज होती है, तो वो हमारे को हेल्प करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो एंशियंट टाइम से हम देखें जो चली आ रही है, अब ये चीजें इनफैक्ट विदेशों में जाके लोग वहां से जब एंडोर्स करने लगते हैं, वाओ अच्छा मेथी सीड अच्छा है, तो मैं यूज करना शुरू करते हैं लोग, क्योंकि अब विदेशियों ने इसे, वेस्टर्न लिटरेचर ने उस चीज को एक तरह से स्टैंपिंग कर देते हैं, तब वो चीज हमारे उनमें शायद एक्सेप्टेंस भी है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा ही क्लाइंट है यूएस का, ही इज ओल्ड, मतलब कि 65 अराउंड होगा। 2 साल पहले उसे काफी जुकाम हो रहा था बार बार, तो मैंने उसको यही कहा कि जिंजर टी ट्राई करो। तो एक तो वो ब्लैक टी पीते हैं, उसके अलावा उनको पता नहीं, तो मैंने उसको बताया कि कैसे कैसे बनानी है, वीडियो कॉल पे उसको समझाया, उसने पी और वो हर रोज कहता है कि भाई मैं तो जिंजर टी ही पीता हूँ। उसने कहा कि तब से मेरा जो मतलब जुकाम जो मुझे कंटिन्यूस रहता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उनमें एक्सेप्टेंस है शायद, एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई जो अच्छी चीज है उसको एक्सेप्ट करो। बात है, एक्सेप्टेंस तो है, मतलब वेस्टर्न लोगों में उस तरह से अगर बेनिफिट मिलता है तो दे एक्सेप्ट द थिंग। बिल्कुल। अब इसमें आते हैं कि एक इंसान, जैसे मैं बच्चों की बात करूं, क्योंकि बच्चों में आजकल ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वही रीजन बनती है आगे चल के उनके बीच डायबिटीज का। तो एक माँ बाप को शुरू से ही क्या ध्यान रखना चाहिए उनकी डाइट्स पे और उनके लाइफस्टाइल पे? बच्चों का जो एक तो अभी एक्सपोजर फूड के लिए ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल है। बच्चा अगर टीवी भी देखने बैठ रहा है तो बीच में आप कमर्शियल्स देखिए, जो स्पेशली जो किड्स रिलेटेड जो भी चीजें चलती है, सारे कमर्शियल फूड रिलेटेड होते हैं, वो सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, एवरीथिंग। बच्चों को वो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि जब बच्चा देख के उठता है तो उसकी वही डिमांड होती है कि मुझे उस तरह के कुछ चीजें लाइक चॉकलेट्स चाहिए या कैंडीज चाहिए या फॉर दैट मैटर वो चोकोज एंड ऑल दोस, बहुत तरह का स्टफ है। तो बच्चों का क्योंकि एक्सपोजर बढ़ गया, उनकी डिमांड्स बढ़ गई और पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो फुलफिल करने लगे। अब जैसे पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो खुद तो घर पे नहीं है, बच्चे की डिमांड्स पूरा करके उनको अपना एक सुकून लगता है कि हमने अपने बच्चे की डिमांड पूरी कर दी, तो इसका मतलब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर दी। बट नहीं, दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ हार्म। की जो सबसे ज्यादा हार्मफुल हो रहा है, जो बच्चे अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज फूड, रेडी टू ईट फूड, जो जिस मात्रा में बच्चा कंज्यूम कर रहा है, साथ में कैंस, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा कैंस, ये सब कंज्यूम करना, दिस इज सो कॉमन। बच्चों को जूसेस देना, बच्चों को शेक्स देना, फ्लेवर्ड योगर्ट्स देना, ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं, लॉट ऑफ कैलोरीज, नो विटामिन्स, नो मिनरल्स। ये सबसे ज्यादा हमारी ओबेसिटी बच्चों में बढ़ा रही है, उनको रिस्क में डाल रहे हैं कि उनको आगे जाके डायबिटीज हो। दूसरा, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, बच्चे अपने मोबाइल में, डिवाइसेस में। पहले बच्चों का एक टाइम था, हमारे टाइम के मुझे अच्छे से याद है, हम आते थे शाम को, पक्का था कि 1-1.5 घंटा वी विल गो आउटसाइड। हम अपने मार भी खाते थे इसी चक्कर में तो गली के बच्चों के साथ अपनी कॉलोनी में, जैसे कुछ भी जो भी एक गेम, आउटडोर गेम वाज मस्ट एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ रूटीन, कि भाई स्कूल के बाद काम पूरा किया, ये किया, फिर रात को टीवी भी। हमारे टाइम में 1 या 2 सीरियल हार्डली आते थे, पता था कि फिक्स टाइम में हमारे पास और कुछ काम भी नहीं था, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं था, तो हमारे पास बहुत वही तरीके थे हमें एंटरटेन रखने के लिए। बच्चों के पास अभी सब चीजें हैं जहाँ पे उन्हें ना जज किया जाता है, वो डिवाइसेस देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उन्हें लगता है वो सबसे अच्छी एक दुनिया में है जहाँ उन्हें कोई जज नहीं करता है, जहाँ उन्हें कोई कम्पीट नहीं करना। तो बच्चे उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे हैं। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज, स्कूल्स में भी बहुत होती हैं एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, बट उतनी नहीं है जितने में, अगर मैं अपनी बेटी को अपने मतलब अपने स्कूल टाइम से कंपेयर करूँ तो उनकी तो बहुत कम है फिजिकल एक्टिविटी। और आजकल तो उनके लिए बड़ा, बल्कि स्कूल्स के लिए इजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि कौन स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेगा। हमारे टाइम पे तो हर कोई आता है, नहीं मैंने आना है। तो वो चीजें तो खैर बदली हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें आती है कि हम बॉर्डर लाइन की हमेशा बात करते हैं कि जब भी कोई टेस्ट कराता है, अगर वो बॉर्डर लाइन पे है तो अभी वो एंटर नहीं किया है, वहां से बचने के लिए उसे क्या क्या जो है एक उपाय करने चाहिए कि भाई वो वहां से वापस आए, आगे को ना बढ़े?
हाँ, जैसे अगर हम स्पेसिफिकली डायबिटीज की अगर बात कर रहे हैं तो प्री डायबिटीज जो हम टर्म इसमें अलार्मिंग, मतलब जो हमारे लिए एक सिचुएशन है दैट इज प्री डायबिटीज। तो वो अलार्म सिचुएशन आपकी शुरू हो गई कि कभी भी भाई अब बॉर्डर क्रॉस हो सकता है, बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप दूसरे टेरिटरी में घुस जाओगे। तो उस जैसे ही आपको पता चलता है प्री डायबिटीज, इनफैक्ट मुझे लगता है प्रिपरेशन हमारी उससे भी पहले ही शुरू हो जानी चाहिए कि एक लाइफस्टाइल आप अच्छा अपना ऑटोमेटिकली रखो, कि अपने डाइट में मल्टीपल टाइप ऑफ सब्जी, मतलब जो अपनी डाइट रखो उसमें कोशिश करो कि 40-50% तक वेजिटेबल्स खाओ, रॉ फॉर्म में स्पेशली, एंड फिर कुक्ड फॉर्म में, मतलब 40-50% जो हमारी डाइट में जाए वो वेजिटेबल्स के फॉर्म में जाए। बाकी जो 50% है उसमें से 20-25% कैन बी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम रोटी हो गया, चावल हो गया, या बाजरा हो गया, जौ हो गया, कुछ लोग मक्का, जो भी प्रेफर, रागी, एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेन विच इज गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स, और बाकी 25% हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा पानी का कंजम्पशन बहुत अच्छा रखना, ग्रेन्स में भी होल ग्रेन्स को प्रेफर करना, दालों में भी होल दालों को, जो छिलके वाली दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, उनको प्रेफर करना। वाटर कंजम्पशन, पानी का कंजम्पशन एडिक्वेट रखना, डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करना, एक वो मस्ट एक रूल ऑफ थंब बनाना होगा कि डेली, स्पेशली मॉर्निंग आवर इज द बेस्ट टाइम। नहीं आपको सुबह टाइम है तो दिन में कभी भी आप 15-20 मिनट का, 15-15 मिनट का 3 बार दिन में टाइम निकाल लो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी मस्ट। और उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस को हम अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बना के चल रहे हैं, लगने लगा है तो नॉर्मल है, सबको ही रहता है। अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो स्ट्रेस तो बहुत नॉर्मल चीज है, बट ऐसा नहीं है, स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है। प्रेशर होना नॉर्मल है, बट उसे कैसे मैनेज करना है मेरी कैपेसिटी है। तो स्ट्रेस को मैनेज रखना, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इन सब बीमारियों की बहुत बड़ी कॉज बन रहा है, कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, मोटापा, कैंसर, सबके लिए जो रूट कॉजेज हैं यही हमारी कुछ चीजें हैं, कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, कितनी एक्टिविटी हमारी रह रही है, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है, एंड हम किस किस चीज से एडिक्टेड है। कि लोगों को स्मोक करना नॉर्मल लगता है, ड्रिंक्स इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो उन चीजों को आप जितना अवॉइड करोगे, वही फंडामेंटल, वही रूल्स हमारे प्री डायबिटीज को भी प्रिवेंट करने के लिए रहेंगे। कि जैसे ही हमारा प्री डायबिटीज हमें पता लगता है, तो अगेन हमें अपने लाइफस्टाइल में जैसे ही हम शिफ्ट लाते हैं, तो कुछ हफ्तों महीनों में हम उसका बेनिफिट एक्सपीरियंस खुद ही करने लगे। ठीक है, और अगर लास्ट में बात करें पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे जिद करते हैं कि भाई हमें चॉकलेट्स चाहिए, ये चाहिए, उनके लिए क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं इन 3 फूड्स का? एक चॉकलेट्स, देन आपके सोडाज या कोल्ड ड्रिंक्स, एंड देन बर्गर, पिज्जास, इनके लिए क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? जो कोल्ड ड्रिंक सोडाज है, दैट उसको तो रिप्लेस हम इजीली कर सकते हैं। घर का बना नींबू पानी, आप बच्चों को हैबिट डालो कि घर में नींबू पानी बनाओ, घर में वेजिटेबल जूसेस आप प्रेफर करो, वेजिटेबल के साथ थोड़ा फ्रूट भी डाल सकते हो, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 जैसे वेजिटेबल हो गए, बाकी आप फ्रूट डाल लो। नारियल पानी हो गया, घर का बना छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, दैट कैन बी वेरी इजीली रिप्लेस्ड। चॉकलेट्स अगर रिप्लेस, चॉकलेट्स एज सच तो बिल्कुल भी, क्योंकि जो कमर्शियली अवेलेबल चॉकलेट्स हैं, दे आर मेजॉरिटी उसमें शुगर्स एंड फैट्स, ये उसका कंटेंट बहुत हाई है। तो उसका रिप्लेसमेंट आप अगर करो, घर की बनाई मिठाइयों से अगर रिप्लेस कर सको, जैसे हम लोग घर में बेसन के लड्डू हो गए, आटे के लड्डू हो गए, अब हमें पता है हमने घी घर में बनाया है, हमने बेसन अपना पिसवाया, तो वी आर, मतलब इट्स प्रिटी श्योर कि वो एटलीस्ट उस चॉकलेट से बेटर है। मैंने फ्रेश बनाया है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं बच्चे के लिए, स्पेशली जो ग्रोइंग बच्चे हैं वो तो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। चिक्कीज आल्सो कैन हेल्प। हाँ, चिक्कीज आल्सो, लाइक पीनट चिक्की बना लो, अभी सीजन है तिल की चिक्की या पीनट चिक्की, दैट इज आल्सो, हाँ ऑब्वियसली चॉकलेट से बेटर ऑप्शन है। तीसरा बर्गर पिज्जा, दैट इज समथिंग लाइक पिज्जा की मैंने भी बहुत सारी रेसिपीज में उस तरह की ट्राई करती हूँ कि घर में रोटी बनाती हूँ और उसके ऊपर फिर चीज लगा के और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल के। तो चीज आपको लगता है चीज मॉडरेशन में इट्स ओके, बट चीज इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। बट कितनी चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं चीज एज सच, क्योंकि और खासतौर से जिस क्वालिटी की चीज हम लोग यहाँ जो कमर्शियली लेते हैं वो बहुत अच्छी तो नहीं होती, तो मॉडरेशन में लेने के लिए। और मैं भी थैंक्स करना चाहूंगा एक ब्रांड को, उन्होंने मुझे कोई प्रमोशन वगैरह कहा नहीं, लेकिन एक होम एसेंशियल्स का ना एक कर्ड स्ट्रेनर आया हुआ है, तो वो हंकर्ड बड़ा इजीली बना देता है, तो वो दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, आप उसको यूज कीजिए। हाँ, स्प्रेड्स का, कि भाई मेयोनीज से तो बहुत अच्छा है, वो तो मैं भी यूज करती हूँ कि वो स्ट्रेनर विदाउट परमिशन नाम लिया है उनका, बट दे आर वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने एक चीज अच्छी निकाली, वरना आपको वो
एक आलस रहता था कि कपड़ा में कपड़ा डालो स्ट्रेन, छानो, तो हाँ दैट कुड बी अ वेरी वेल बिल्कुल। रिप्लेसमेंट ऑफ जो सैंडविच में स्प्रेड हाँ, मैं लोग आजकल अपने इजीली। सैंडविचेस में वही खा रहा हाँ हूँ, मैं तो भी बच्चों दैट के हेल्प्स। वही लगाती हूँ, सैंडविच स्प्रेड बनाना है थोड़ा सा आपको पनीर बर्गर, डाल दो और एक बार मिक्सी और घुमा दो बस। आप उसका पिज्जा भी, मैंने अभी एक रेसिपी हाँ, देखी थी कि पिज्जा के भी स्प्रेड की तरह यू कैन, यूज वो कर जो सकते हो, हंकर्ड होता है उसको आप उसके स्प्रेड की बिल्कुल तरह भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा टेस्ट में इनिशियली बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल। आती है, बट अगर बच्चों को भी बताया जाए कि सी हम तुम्हारी मतलब चीजें कितनी हेल्दियर हो रही हैं, तो वो अडेप्ट कर जाते हैं तो मेरे बच्चे। ख्याल और से जो अगर बच्चे पेरेंट्स को जिद तो भी करते हैं तो अगर आप उनको नहीं भी देंगे तो वो लास्ट में खाएंगे ही लास्ट उस में चीज खाना को। ही पड़ेगा। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट भी होना हाँ, होता तो है, वही बस होना भी आपको भी चाहिए। थोड़ा वो होना चाहिए कि भाई पेशेंस होना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो रोने दो थोड़ा, रोने दो। आंखें भी साफ हो जाती है इससे, तो वो भी सही है। तो थोड़ा रो रहा है तो रोने दो, लेकिन हाँ उनकी हाँ, हेल्थ के साथ हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हेल्थ के करने से साथ अच्छा है कॉम्प्रोमाइज। यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो थैंक यू शिवानी जी, आप आई, लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया। इतना बड़ा टॉपिक है कि एक एपिसोड में तो नहीं खत्म हो सकता, तो वी विल कॉल यू हाँ अगेन, और इसके और एडवांस जो सॉल्यूशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे बात करेंगे। श्योर श्योर। और लोगों से भी कहना चाहूंगा जाते जाते कि अपने, एक ना प्रेमानंद महाराज जी एक चीज कहते हैं कि प्यार करना है ना तो पहले अपने आप से कर लो और फिर भगवान से कर लो। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्ट्रेस की बात हो रही थी, जैसे मैंने एक शुरू में कहा कि आजकल रिलेशनशिप इश्यूज पे स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का, और वो स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। ये फैक्ट है एक्चुअल में, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसीलिए लोगों को कह रहा हूँ कि अपने आप से प्यार कर लो। जिस दिन अपने आप से प्यार कर लोगे ना, प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए चलोगे, चीजें, जब प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी ना, तो अपने बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर आपको काम करने के लिए यहाँ से ना एक सिग्नल मिलेगा। फैट बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज पे काम करोगे, अगर आपका कुछ और चीजें हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस पे काम करोगे, उस पे काम करोगे तो बाकी चीजों पे भी आपका ध्यान अच्छे से जाएगा। डायबिटीज, हाँ बहुत खतरनाक बीमारी है, सुनने में लगता है कि अरे यार शुगर ही तो है, लेकिन जिनको है ना उनसे पूछिए कि उनके यहाँ पे क्या क्या चलता रहता है और क्या रिस्क वो लेके चलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सबका ध्यान रखिए।